दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों तथा बैंक, एसएससी और रेलवे द्वारा आयोजित परीक्षाओं के भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग एक। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था, आपको बताना है। ऑप्शन है 27 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950 या 30 जनवरी 1950। तो सही उत्तर 28 जनवरी 1950। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन जो है वो 28 जनवरी 1950 को हुआ था, जबकि इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 26 जनवरी 1950 को हुई थी। तो याद रखिएगा, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई, जबकि इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता या सैंक्शन स्ट्रेंथ क्या है? 24, 20, 30 या 34। तो सही उत्तर 34। दोस्तों आप जान लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त इसको 30 से बढ़ाकर 33 कर दिया गया। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 यानी 33 न्यायाधीश प्लस मुख्य न्यायाधीश यानी कुल संख्या 34 है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कैसे? तो आप जानते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के द्वारा हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, आपको बताना है। पहला कथन है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, बिल्कुल सही। दूसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, गलत है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय और अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो इसमें गलत कौन सा है, आप जान लीजिए, ऑप्शन सी सही नहीं है। दोस्तों, सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, उच्चतम न्यायालय। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित है? भारत के राष्ट्रपति में, संसद में, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में या विधि आयोग में? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? संसद, ऑप्शन बी। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान है। इसमें ये कहा गया है कि संसद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर किसको? मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या विधि मंत्री को? तो सही उत्तर राष्ट्रपति को। दोस्तों आप जान लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 2 क के अनुसार सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? मुख्य न्यायाधीश की इच्छानुसार, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर या राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर? सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर हटाए जा सकते हैं। और आप जान लीजिए, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को
साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष भेजना होता है। तो याद रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 62 वर्ष, 63 वर्ष, 64 वर्ष या 65 वर्ष? तो सही उत्तर 65 वर्ष। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालयों में 62 वर्ष है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है कैसे? तो उत्तर है संसद द्वारा। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 125(1) के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत किया जा सकता है या किया जाता है। अगला प्रश्न है, सेवानिवृत्ति होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में या किसी में भी नहीं? तो सही उत्तर किसी में भी नहीं, किसी भी न्यायालय में नहीं। दोस्तों, याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 124(7) के अनुसार सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 126, दोस्तों याद रखिएगा, आर्टिकल 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा कैसे? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों के परामर्श से पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे की जाती है, परंतु मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की स्थिति में मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श आवश्यक है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे अन्य न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं, उनकी संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या 6? तो सही उत्तर है 4। दोस्तों, याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुशंसा राष्ट्रपति को करने वाले मंडल में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन या व्याख्या से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, यानी उस पैनल में कितने न्यायाधीश होने चाहिए? 10, 9, 7 या 5? तो सही उत्तर है कम से कम 5। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन या व्याख्या से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो सही उत्तर, ये शक्ति मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। आप जान लीजिए कि केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत यानी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है।
अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी थी? गोलकनाथ, मिनर्वा मिल्स, बैंक नेशनलाइजेशन केस या टीएम पाई फाउंडेशन केस में? तो सही उत्तर है गोलकनाथ केस में, ऑप्शन ए। दोस्तों, केशवानंद भारती केस 1973 में उच्चतम न्यायालय द्वारा अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ 13 न्यायाधीशों का गठन किया गया था और उच्चतम न्यायालय द्वारा दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ 11 न्यायाधीशों का गठन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में किया गया था। अगला प्रश्न है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप जान लीजिए दोस्तों। ये वाद था केशवानंद भारती वाद 1973। याद रखिएगा, केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ बनाई गई थी और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय की 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने संविधान के मूल ढांचे या फंडामेंटल स्ट्रक्चर का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने ये धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, बैंकों का राष्ट्रीयकरण मामला या अजहर बनाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन? तो सही उत्तर गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब राज्य के वाद में। दोस्तों देखिए, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के बाद में उच्चतम न्यायालय ने ये धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? तो ये कथन न्यायमूर्ति ए.एस. आनंद का है। याद रखिएगा, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.एस. आनंद ने एक सार्वजनिक व्याख्यान में कहा था कि जुडिशियल एक्टिविज्म यानी न्यायिक सक्रियतावाद और न्यायिक जोखिमवाद यानी जुडिशियल एडवेंटरिज्म नहीं होना चाहिए और न्यायाधीशों को अपने न्यायिक कर्तव्यों को क्रियान्वयन के संदर्भ में आत्म अनुशासित और सावधान रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए कि इनमें से कौन एक सही है? तो यहाँ पर देखिए, सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है? नहीं। यह केवल मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है? ये भी सही नहीं है। ये केवल परामर्श संबंधी और अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है? ये भी गलत है। और ये मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 132 से 136 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार और अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। अगला प्रश्न है, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में किस अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 142। देखिए, रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा 2002 4 SSC 388 के बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका दाखिल की जा सकती है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलेखन के लिए अधिकृत करता है? तो सही उत्तर अनुच्छेद 137। इसके अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन के लिए अधिकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर है विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, भारत में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। इसके तहत वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार
दोनों स्तरों पर विधियों और कार्यपालिका आदेशों के संवैधानिकता की जांच करता है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकारातीत पाए जाने पर इन्हें असंवैधानिक और अवैध तथा उस स्तर तक शून्य घोषित किया जा सकता है जिस स्तर तक वह संविधान का उल्लंघन करता हो। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो सही उत्तर है, भारत में जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान में आप जान लीजिए, न्यायिक पुनर्विलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और भारत में अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 136 के अंतर्गत शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय में निहित हैं और अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालय भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के जो हैं संपोषक हैं। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है केवल भारत में, केवल यूके में, यूएसए में, भारत और यूएसए दोनों में? ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, जबकि यूके या यूनाइटेड किंगडम में संसद सर्वोच्च है और उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो सही उत्तर ये अनुच्छेद है आर्टिकल 122 यानी 122। संविधान के अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद के कार्रवाइयों की जांच न किए जाने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? ऑप्शन देखिए, वैधिक प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि का शासन या फिर दृष्टांत और अभिसमय। तो सही उत्तर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन बी। दोस्तों भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, संविधान की व्याख्या या निर्वचन करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक या गार्जियन कौन है? तो उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का प्रहरी और संरक्षक या अभिभावक माना गया है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? तो सही उत्तर राष्ट्रपति को। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके, संसद द्वारा विधि बनाकर या भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राष्ट्रपति द्वारा? तो सही उत्तर संसद द्वारा विधि बनाकर। देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार संसद द्वारा विधि बनाकर बढ़ाया जा सकता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत संसद विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां दे सकती है। अगला प्रश्न है, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, कब? तो सही उत्तर है तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। अनुच्छेद 143(1) के अनुसार भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है कानून और तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, लेकिन यह परामर्श वो तब देता है जब राष्ट्रपति उससे ऐसे परामर्श के लिए कहता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो ये है अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। अगला प्रश्न है, कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का प्रवर्तन या संविधान के उल्लंघन से संरक्षण
तो सही उत्तर मूल अधिकारों का प्रवर्तन। दोस्तों, संविधान के भाग 3 में वर्णित नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा का अनन्य अधिकार संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को दिया गया है। और सभी जो मामले हैं, केंद्र राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद और संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, ये सुप्रीम कोर्ट के, जबकि मूल अधिकारों का प्रवर्तन उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। अगला प्रश्न है, देश के किसी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो सही उत्तर सर्वोच्च न्यायालय को। दोस्तों, देश के किसी न्यायालय में चल रहे वाद की सुनवाई किसी अन्यत्र स्थान पर किए जाने का निर्देश देने का अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास है, और इसका वर्णन अनुच्छेद 139 क में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान के मूल संरचना या बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का स्रोत क्या है? आपको बताना है। संविधान, न्यायिक व्याख्या, न्यायविदों के मत या संसदीय कानून? तो सही उत्तर न्यायिक व्याख्या। देखिए दोस्तों, संविधान के मूल ढांचे का जो सिद्धांत है, बुनियादी ढांचा, ये केशवानंद भारती बनाम भारत संघवाद में न्यायमूर्ति सीकरी ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत की व्याख्या की, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स के बाद में किया गया। तो स्पष्ट है कि ये सिद्धांत, इसका स्रोत न्यायिक व्याख्या होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका तात्पर्य क्या है? आपको बताना है। तो देखिए, इसके सभी निर्णय का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, और इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में बी और सी दोनों ही कथन सही हो जाएंगे अभिलेख न्यायालय के संबंध में, लेकिन मूल रूप से अभिलेख न्यायालय का अर्थ यही है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। अगला प्रश्न है, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो सही उत्तर अभिलेख न्यायालय दोस्तों उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को ही माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को और अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालयों को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स या अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, लेकिन वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है, कैसे? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति के अनुमोदन से। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिष्ठित होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे, और इस प्रकार सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? संसदीय एक्ट के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा, न्यायिक पहल के द्वारा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है जुडिशियल इनिशिएटिव या न्यायिक पहल। याद रखिएगा, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर जनहित याचिकाओं की शुरुआत हुई। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, PIL क्या है? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा जनहित याचिका। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका या PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? ऑप्शन है केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, केवल राज्य के उच्च न्यायालयों में, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरणों में, या उच्च और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। तो जनहित याचिका दोस्तों ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में ही प्रस्तुत की जा सकती है। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका की शुरुआत किस देश में हुई है? तो सही उत्तर है जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है, यानी जो CBI है वो एक पिंजराबंद तोता है? तो सही उत्तर है कोयला आवंटन घोटालावाद में। दोस्तों, आप जान लीजिए कि उच्चतम न्यायालय ने कोयला आवंटन घोटालावाद की सुनवाई के दौरान CBI को पिंजराबंद तोता की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था?
तो सही उत्तर 1993 यानी 1993 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 1993 में कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलवाता है? तो सही उत्तर मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों, आप जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता। गलत है। भारत का संविधान ये परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। गलत है। तीसरा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। बिल्कुल सही है। और चौथा है कि यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान के लिए लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि ये प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो। तो 3 और 4 आपके सही हैं। यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप जान लीजिए कि यहाँ पर 3 और 4 कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। ये सही नहीं है। यह भारतीयों की स्वतंत्रता का संरक्षक है, ये संविधान का संरक्षक है और भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में उठ खड़े विवादों की जांच की अंतिम शक्ति रखता है। तो बी सी डी सही है और ए आपका सही नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में सही नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में यदि कोई व्यक्ति जाता है तो वह आवेदन करेगा अपनी मातृभाषा में, अंग्रेजी में, 8वीं अनुसूची में दर्ज किसी भाषा में या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? अंग्रेजी में। देखिए, अनुच्छेद 348 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन की भाषा अंग्रेजी है। यदि कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में जाता है तो वो अंग्रेजी भाषा में ही आवेदन करेगा। अगला प्रश्न और आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसका आखिरी प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना है? तो सही उत्तर 2,80,000। दोस्तों, याद रखिएगा कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन 2,80,000 रुपये है और अन्य न्यायाधीशों का 2,50,000 रुपये है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा जो है नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।